बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग को पिछला वीडियो तो याद ही होगा जिसमें हमने विज्ञान का पाठ 18 पर्यावरण और हम शुरू किया था, और उस वीडियो में हमने 2 पेज पढ़ लिए थे इस पाठ के। देखो, पहला पेज हमने देखा था, उसके बाद ये तो दूसरा पेज है, ये भी हमने देख लिया था जिसमें हमने प्रदूषण के बारे में पढ़ा था। सही है ना। अब हम लोग आगे देखेंगे, तो आगे भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। आपको सच मानिए बहुत अच्छा लगेगा पढ़ करके, मतलब बहुत सारी नई नई जानकारियाँ आपको सीखने के लिए मिलेंगी। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, आपसे एक सवाल पूछा गया है, बताओ तो क्या बताना है। चलो अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखना, ये जो आपको चित्र यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये देखो, ये क्या है बच्चों, ये एक श्रृंखला है। ठीक है, श्रृंखला मतलब क्या होता है, जैसे एक से एक जुड़ी हुई जैसे कड़ी होती है ना, तो वो श्रृंखला है। ठीक है, तो अब इसको ध्यान से देखो, यहाँ पे है चिड़िया रानी, यहाँ पे है टिड्डा राजा, और यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पे क्या आएगा, और ये है सूरज जी। तो बताइए यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको क्या लगता है, जरा दिमाग पे जोर डालिए। इधर चिड़िया इधर टिड्डा, तो इस जगह पे क्या होना चाहिए था, उधर सूरज भी है। मैं बताऊँ आपको क्या होना चाहिए था, यहाँ पे होना चाहिए था पौधा प्लांट। ठीक है, क्यों, देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना। ये यहाँ पे जो पौधा रहेगा, समझिए यहाँ पे कोई पौधा है। ठीक है, तो पौधा कब जीवित रह सकता है, ये जो पौधा है ये किसके ऊपर निर्भर है, तो सूरज के ऊपर निर्भर है। क्योंकि जब सूरज का प्रकाश इस पौधे को मिलता है तभी जाके ये अपना खाना बना पाता है। यही पौधा नहीं, इस दुनिया में जितने भी पौधे हैं सबके सब क्या करते हैं, सूरज का जो प्रकाश आता है ना उसकी मदद से वो क्या करते हैं, अपना खाना बनाते हैं। और भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, लेकिन सूरज का भी तो प्रकाश चाहिए। अगर सूरज का सारी चीज़ें उसके पास उपलब्ध है, लेकिन अगर प्रकाश नहीं आया तो फिर वो खाना अपना नहीं बना पाएगा। ठीक है, तो वो जो पौधा रहेगा वो बताइए किसके ऊपर निर्भर है, किसके ऊपर, वो अपने जीवन के लिए किसके ऊपर निर्भर है, तो सूरज के ऊपर निर्भर है। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अब ये जो टिड्डा है, टिड्डा वो किसके ऊपर निर्भर है, बताइए वो क्या खाएगा, तो वो उस पौधे को खाएगा, है ना। इसीलिए तो हरा हरा है, देखो है ना, हरा हरा टिड्डा, क्योंकि हरी हरी चीजें खाता है। अब ये लास्ट में कौन है, ये है चिड़िया रानी। तो ये किसके ऊपर डिपेंड है, किसके ऊपर निर्भर है, तो वो इस टिड्डे के ऊपर निर्भर है। मतलब सब लोग एक ना एक, मतलब एक दूसरे से क्या है, जुड़े हुए हैं। अगर इसमें से एक भी चीज आप निकाल लो, जैसे कि इस पौधे को निकाल लिया, ठीक है, यहाँ पे जो पौधा था उसको मैंने हटा दिया, चल तू हट जा, ठीक है, बीच में से ये निकल गया, तो बताओ क्या ये टिड्डा बचेगा, नहीं, क्योंकि टिड्डा उसी को खा करके जीवित रहता है। अब जब टिड्डा नहीं तो ये चिड़िया रानी जीवित रह पाएगी, नहीं, ये भी नहीं रह पाएगी। मतलब एक भी चीज अगर आपने वहां से निकाल दी तो सबका जीवन क्या हो जाएगा, खतरे में पड़ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। इसीलिए क्या करना चाहिए, हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो पर्यावरण का संतुलन है उसको हम बिगड़ने ना दें। ठीक है, जैसे सब कुछ चल रहा है वैसे चलने दो, हम उसमें छेड़छाड़ ना करें। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करते ना, मतलब कहीं पे भी ये जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा था प्रदूषण फैलाने वाला, हम क्या करते, जो हमारे फैक्ट्रीज वगैरह होती है उनका जो पानी होता है वो सब ऐसे जल स्रोत जो होते हैं वहाँ पे बहा दिया जाता है। ठीक है, इसके कारण पर्यावरण का संतुलन ही तो बिगड़ रहा है ना, क्योंकि उसमें जो रहने वाले जीव होंगे पानी में वो उस केमिकल के कारण क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो वही यहाँ पे आपको बताया जा रहा है। ठीक है, समझे। तो इसके बारे में और भी अच्छे से आप लोग चर्चा करिएगा अपने क्लास में, अपने मित्रों के साथ, अपने टीचर के साथ। ठीक है, चलिए अभी आगे चलते हैं। आगे क्या बोला जा रहा है कि पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने की आवश्यकता, यानी जो हमारा पर्यावरण है उसको हमें संतुलित बना करके क्यों रखना चाहिए। आप ही सोचिए ना, उसको मतलब उसका संतुलन बिगड़ने से हमें क्यों, मतलब जैसे पर्यावरण का संतुलन अभी मैंने बताया था कि बिगड़ जाएगा अगर एक भी कड़ी उसमें से गायब हो गई तो। ठीक है, तो पर्यावरण का संतुलन क्यों बनना चाहिए, क्यों बने रहना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी चीज आप गायब करोगे तो सबका जीवन खतरे में आ जाएगा। जैसे यहाँ से ये पौधे को हटा दिया तो टिड्डे का जीवन खतरे में, टिड्डे का जीवन खतरे में तो चिड़िया का भी जीवन खतरे में। सही है कि नहीं, तो वही यहाँ पे बताया जा रहा है। अब इसमें दिया क्या है मैं आपको एक एक करके समझाते जाऊंगी, बस आप लोग एकदम ध्यान से सुनते जाना। आपको ये ना एक कहानी की तरह लगेगा, बहुत ही अच्छा। ठीक है, तो अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना साथ साथ में। ठीक है ना बच्चों, चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया है कि प्रकृति में मानवीय अतिक्रमण के कारण हवा, पानी, जमीन जैसे
सभी घटकों में भारी परिवर्तन हो रहा है। ये बात तो एकदम सही है, 100% सही है। हम क्या करते हैं बताइए, हम देखो हमारी वजह से हवा प्रदूषित हो रही है कि नहीं, क्योंकि इंसान क्या करते हैं बताइए, जो ये कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रीज वगैरह, ये कौन लगाता है, हम ही लगाते हैं। तो फैक्ट्रियों का जो धुआं निकलता है वो हवा में मिल जाता है। उसके बाद ये जो गाड़ी मोटर चलते हैं उसमें जो धुआं निकलता है तो उसमें जहरीली गैसें होती हैं, ठीक है, तो वो भी हवा में मिल जाती है। तो इसके कारण क्या होता है, जो आपकी हवा है वो हो जाती है प्रदूषित, ठीक है। तो उसका जिम्मेदार कौन, हम, क्योंकि गाड़ी मोटर कौन चला रहा है, हम। कल कारखाने किसने लगाए, हमने, ठीक है, इंसानों ने ही लगाए ना। तो उसके कारण क्या होता है, हवा प्रदूषित हो रही है। उसके बाद पानी भी, अभी जल प्रदूषण ऊपर देखा था, जल भी प्रदूषित हो रहा है। उसके बाद जमीन जैसे घटक, ये सभी क्या होते हैं, इनमें भारी परिवर्तन हो रहा है, यानी ये धीरे धीरे बदल रहे। पहले देखो, पहले हवा कुछ और थी, लेकिन अब दूसरे जैसे हो चुकी है, क्योंकि हमने, हमारी वजह से, मानवों के कारण, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि इसी प्रकार इन अजैविक घटकों का प्रदूषण हो रहा है। जी हाँ, इसी प्रकार से ये जो अजैविक घटक है, हवा, पानी, जमीन, ये सभी अजैविक घटक है, ठीक है। तो इनका क्या हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। और इसका परिणाम क्या हो रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि परिणाम यह हो रहा है कि पर्यावरण के जैविक घटक खतरे में पड़ गए हैं, और कुछ तो घटक क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। विलुप्त मतलब क्या होता है, पूरे के पूरे गायब हो चुके हैं। देखो, अगर हवा शुद्ध नहीं, जैसे अभी अभी मैंने आपको बताया ना कि पानी में ऐसे हम लोग ये गंदा पानी डाल देते हैं, तो जो उसमें रहने वाले जीव है वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं ना, धीरे धीरे करके उनकी जो पूरी प्रजाति है वो पूरी की पूरी समाप्त ही हो जाती है, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ जो जैविक घटक होते हैं वो तो अभी तक विलुप्त भी हो चुके हैं, ठीक है। तो इन लोगों पे बहुत ही इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। अब आगे देखिएगा, पर्यावरण के किसी एक घटक में विकार उत्पन्न होने पर उस घटक के अन्य घटकों के साथ संबंध होते हैं। उन पर कुप्रभाव पड़ने से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। देखो बच्चों, अब यहाँ पे जो हमने ऊपर देखा था वही बोला गया है कि ये जो घटक होते हैं, ठीक है, जैसे अभी हमने वो टिड्डा वाला देखा था, टिड्डा एक घटक है, ठीक है, उस श्रृंखला का एक घटक है। तो अगर वही मतलब बीच में से अगर उसको गायब कर दिया जाए तो वो जो संतुलन है वो पूरा बिगड़ जाएगा, है ना। सेम चीज़, तो कोई एक प्राणी विलुप्त हो गया तो जो पर्यावरण का संतुलन, जैसे पर्यावरण पहले चल रहा था वो अब ऐसे नहीं चल पाएगा। इसका संतुलन क्या हो जाएगा बच्चों, बिगड़ जाएगा, ठीक है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले जैव घटक समय समय पर विलुप्त होते रहते हैं, और इन्हीं कारणों से जो पृथ्वी पर देखो कई सारे जानवर है ना जो पहले पाए जाते थे लेकिन अब नहीं पाए जाते, क्योंकि यही तो इसका कारण है ना कि वो धीरे धीरे करके खत्म हो जाते हैं। हम उनकी तरफ उनको बचाने के लिए उनको ध्यान नहीं देते, और धीरे धीरे वो क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। वर्तमान समय में यह प्रक्रिया अत्यंत तेजी से हो रही है। इसके कारण संपूर्ण सजीव सृष्टि को खतरा उत्पन्न हुआ है। और अगर हम वर्तमान समय की बात करें, यानी कि इस समय की, तो यह तो बहुत तेजी से हो रहा है, क्योंकि बड़े बड़े फैक्ट्रियाँ लग रही है, उसके बाद जंगलों की कटाई कर दी जाती है रोड वगैरह बनाने के लिए, ठीक है। तो इसके कारण अभी इस टाइम पे बहुत ये तेजी से हो रहा है। तो इसके कारण जो सजीव सृष्टि है, पूरी की पूरी सजीव सृष्टि, वो क्या हो चुकी है, उसके ऊपर खतरा उत्पन्न हो चुका है, ठीक है बच्चों। तो बस आपको एक थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए। आप ये मत सोचो कि हमारे छोटे से प्रयास से क्या होगा, नहीं भाई, एक अकेला इंसान भी बहुत कुछ कर सकता है, ठीक है। अगर आप आगे आगे चलोगे तो पीछे पीछे सब लोग आपके आएंगे, है ना। तो आपको थोड़ी पहल करनी चाहिए, और इन सारी चीज़ों के प्रति आपको मतलब जागरूक रहना चाहिए, ध्यान देना चाहिए। हम कोशिश करें कि हम पर्यावरण को क्या करें, बचाने की कोशिश करें। तो क्या कर सकते हैं, पेड़ लगा सकते हैं। पहले भी मैंने बताया था और आज भी बता रही हूँ कि पेड़ लगाओ, है ना, जीवन को खुशहाल बनाओ। चलो आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे भारतीय चीता की बात की जा रही है। तो ये जो भारतीय चीता है यह एक विलुप्त प्राणी है। विलुप्त मतलब अब ये गायब हो चुका है, पहले पाया जाता था लेकिन अब ये पाया नहीं जा रहा है। तो इसी कारणों से, क्योंकि संतुलन बिगड़ गया पर्यावरण का, ठीक है, इसको जैसा वातावरण चाहिए था रहने के लिए वो अब वैसा वातावरण नहीं है, इसके कारण अब ये विलुप्त हो चुका है। बस आप इसको ऐसे चित्रों में ही देख सकते हो, असलियत में आप नहीं देख सकते, ठीक है। चलिए बच्चों, अभी आगे देखेंगे। आगे हम क्या देखेंगे, हमारी आवश्यकताएं और पर्यावरण, यानी पर्यावरण और हमारी आवश्यकताएं, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी समझते हैं। बहुत ही छोटा सा है, बहुत ही अच्छा सा है, आपको फटाफट से समझ में आएगा, ठीक है।
उसमें क्या बोला जा रहा है कि भोजन, पानी और वस्त्र हम सभी की आवश्यकता है। सही बात है ना, भोजन, पानी और वस्त्र, इनके बिना कोई जीवित रह सकता है? अगर आपको खाना ना मिले, पानी ना मिले, जीवित रह पाओगे? नहीं ना। तो हमारी आवश्यकता क्या है? भोजन, पानी और वस्त्र। उनकी पूर्ति के लिए हम कई स्रोतों का उपयोग करते हैं, और इनकी अगर हमको पूर्ति करनी रहती है, भोजन हो गया या फिर वस्त्र हो गया या फिर पानी हो गया, तो इसके लिए हम कई सारे स्रोतों का उपयोग करते हैं। ठीक है। इसके अतिरिक्त अध्ययन, खेल, शौक तथा मनोरंजन के लिए भी बहुत से साधनों का उपयोग करते हैं, आवश्यकता पड़ने पर तुरंत उपलब्ध हो सके। इस दृष्टि से हम अपने घरों में कई वस्तुओं का संग्रह भी करते हैं। ये सभी वस्तुएं हमें पर्यावरण के पदार्थों का उपयोग किए जाने से मिलती है। विश्व के सभी लोगों की ऐसी ही आवश्यकता और इच्छाएं होती है, अतः तीव्र गति से पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। ह्रास मतलब नुकसान। देखो बच्चों, अभी आप इसको समझिएगा। जो चीज़ें भी हम लोग यूज़ करते हैं, उपयोग में लाते हैं, ठीक है, तो ये सभी किससे, कहीं ना कहीं वो किस चीज़ से बनी हुई है? प्रकृति में जो उपलब्ध सामान है, उपलब्ध चीज़ें हैं, उनसे ही वो बनाई गई है। जैसे एग्जाम्पल के लिए कोई भी एग्जाम्पल ले लो ना, जैसे आप क्या करते हो, जैसे आप अगर कई सारे एग्जाम्पल्स है, अभी आपको क्या एग्जाम्पल दूँ? ये जो कपड़े पहन रहे हो, ठीक है, कपड़े, रुई, ये कपास से बनता है, तो कपास कहाँ पे? वो नीचे ज़मीन में उगता है। ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है। ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, जैसे कि अभी मैं बात करूँ, अभी मुझे बहुत अच्छा याद आया, जैसे आप खेलते हो, ठीक है, खेल खेलते हो, तो समझिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट का जो बल्ला होता है वो किसका बना हुआ होता है बताइए? वो लकड़ी का बना हुआ होता है। तो लकड़ी कहाँ से आया? लकड़ी कहाँ से आया? पेड़ों से आया। मतलब आपका बैट बनाने के लिए, वो जो आपका बैट है वो बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया? लकड़ी का, यानी पेड़ की कटाई की गई। फिर जो आपका बॉल होता है, तो रबड़ के बॉल आते हैं, ठीक है, तो वो रबड़ का बॉल, ओके, तो ये भी तो उसी से बनाए, ज़मीन से ही जो चीज़ें मिली उनसे बनाए। उसके बाद एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, इतने जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हो, कोई भी चीज़ आप उठा करके देख लो, सब के सब ये जो चीज़ें उपलब्ध होती हैं उनसे ही, उनके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोसेस करके उसको बनाया जाता है। ठीक है। आप कोई भी चीज़ उपयोग में लाते हो तो अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अब देखो, एक अकेले की आपकी इतनी सारी आवश्यकताएं हैं, इसी तरीके से पूरी दुनिया में जो लोग हैं उनकी आवश्यकताएं भी आपके जैसे ही होंगी, है ना। और वो जो चीज़ों का उपयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें ये प्रकृति में उपलब्ध जो चीज़ें हैं उनसे ही बनाई जाती हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है? जो हमारा पर्यावरण है उसका तेजी से नुकसान होता जा रहा है। ठीक है। तो हमें अभी करना क्या चाहिए? अभी ये तो बात सही है कि अगर हमारी वो आवश्यकता है, जैसे कपड़ा हमारी आवश्यकता है, तो हमें तो ये पहनना ही पड़ेगा, लेकिन एक लिमिट में, मतलब एक लिमिट में हो सकता है, ऐसा नहीं कि बस कपड़े पहनते गए। या फिर एक और सुनो, एक और चीज़, ये जो कागज़ होता है, ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल मिला है। कागज़ किससे बनता है बच्चों बताइए? कागज़ बनता है पेड़ों से। ठीक है। तो आप इसमें एक चीज़ कर सकते हो, वो क्या? जो कागज़ है ना उसका पूरा उपयोग करो। कई बच्चे होते हैं ना, ऐसे पूरा कागज़ सादा रहेगा, उसको फाड़ फाड़ के फेंकते रहते हैं। देखो बच्चों, आप तो सोचोगे कि हमने पैसे दिए या हमारी बुक है, हम चाहे जो करें, हम इसको फेंकें या फिर उसको लिखें या ना लिखें, आप ये सोचोगे। लेकिन वो बुक बनाने के लिए किसका उपयोग किया गया? कभी आपने सोचा है? पेड़ का उपयोग किया जाता है, पेड़ों की कटाई की जाती है, उसके बाद उसके ऊपर पूरा प्रक्रिया करके वो सुंदर सुंदर साफ पेजेस बनाए जाते हैं। बहुत मेहनत लगती है, बहुत सारे प्रोसेस से उसको गुजरना पड़ता है। तो हमें क्या करना चाहिए बताइए? हमें जो आपके कागज़ होते हैं ना, उनका पूरा उपयोग कीजिए, पूरा अच्छे से उसको भरिए, उसके बाद उसको रद्दी में डालिए। ऐसे सादा कागज़ को नहीं फेंकना चाहिए। ठीक है। तो वही यहाँ पे बताया गया है। अब सुनिए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि मनुष्य प्रकृति का ही एक अंग है। हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि यदि प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो उसका हम पर भी प्रभाव पड़ेगा। आप सुनिएगा बच्चों, जो हम हैं, हम, ठीक है, वो मतलब वो इंसान, हम भी तो प्रकृति के ही एक अंग है ना। तो अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए, है ना। आप सोचोगे कि हम हवा पानी प्रदूषित कर देंगे तो दूसरे जीव मरेंगे, हम तो बच जाएंगे, हमारा क्या, हमको तो कुछ नहीं होगा। लेकिन वो जो हवा बहेगी वो भी, मतलब आप सांस लेने के लिए किसका उपयोग करते हो? हवा का उपयोग करते हो, बराबर। तो अगर हवा जो है वो प्रदूषित रहेगी तो वो प्रदूषित हवा आपके अंदर जाएगी तो आपको ही नुकसान होगा ना। मतलब अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर भी होगा, हम भी उससे बचने नहीं वाले, इसका हमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। तो पर्यावरण के
ह्रास को रोकने के लिए किसी भी साधन का यथासंभव अधिक से अधिक दिनों तक उपयोग करना, अनुपयोगी समझकर फेंकी जाने वाली वस्तुओं से टिकाऊ और उपयोगी वस्तुएं बनाना आदि बातों पर सभी को गंभीरता से विचार करना चाहिए। देखो बच्चों, यहाँ पे बहुत अच्छी बात लिखी हुई है कि जैसे अभी कोई चीज़ होती है ना, अभी मैंने आपको ये कागज़ वाला बताया, हम लोगों ने कागज़ का पूरा उपयोग नहीं किया, ऐसा सादा कागज़ ही रद्दी में डाल दिया, तो बताओ इससे किसका नुकसान होगा? कहीं ना कहीं हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं, हमने तो वो डाल दिया, ठीक है। तो अभी जो दूसरी बुक आप खरीदोगे तो वो भी किसकी बनी है? पेड़ की बनी है, पेड़ों से ही वो बनाई गई है। तो एक तरीके से वो पेड़ कटते जाएंगे ना, जितना हम लोग मांगेंगे उतना तो वो लोग, मतलब उतना तो हमको बाजार में मिलेगा ही, लेकिन वो आया कहाँ से? पेड़ से काट करके आया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? पेड़ को काट करके उससे बनाया गया है। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले चीज़, कोई भी वस्तु आपके पास है, चाहे वो कपड़े हो या फिर कोई पेजेस वगैरह हो, तो इनका अच्छे से उपयोग करो, एकदम अच्छे से। एकदम अच्छे से मतलब क्या? पूरा पूरा उपयोग करो, अधिक से अधिक दिनों तक उसको यूज़ करने की कोशिश करो, ठीक है। और फिर जाके उसको आप रद्दी में डाल सकते हो। और कोई ऐसी चीज़ है कि जो आप मतलब उपयोग करते रहे, अब उसका काम खत्म हो गया। जैसे यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, जैसे जो बॉटल होती है, आप लोग पीने के लिए पानी के बॉटल, प्लास्टिक का बॉटल उपयोग में लाते हो ना, या फिर कोई डिब्बा वगैरह होता है प्लास्टिक का, तो समझिए कि उसमें हम पानी भर रहे थे। जैसे बाल्टी का ही एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है, बाल्टी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। तो बाल्टी हम उसका यूज़ करते थे, अब समझिए कि बाल्टी में छेद हो गया, तो अब उसको क्या करोगे? ऐसे ही आप फेंक दोगे? उसका एक काम कर सकते हो ना, उसमें आप पौधे वगैरह लगा सकते हो। तो उसको हमने क्या कर लिया? उसी बाल्टी को फिर से उपयोग कर लिया, मतलब दूसरा गमला हम लाते पौधे लगाने के लिए, इससे अच्छा हमने उसी बाल्टी में ही क्या कर लिया? पौधा उगा लिया, है ना। तो हमको दूसरी बाल्टी नहीं खरीदनी पड़ी। समझ में आ रही है कि नहीं? तो आपको क्या कोशिश करनी चाहिए कि आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। ऐसा मत समझो कि हम दूसरा खरीद लेंगे, पर खरीदोगे तो वो चीज़ बनी कहाँ से? प्रकृति में उपलब्ध जो चीज़ें उनसे ही बनी है, ठीक है। इससे प्रकृति का नुकसान हो रहा है, इसीलिए क्या करना चाहिए? बोलो, ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करो। और दूसरी चीज़, मतलब अगर किसी चीज़ का आप उपयोग करते करते समझिए वो चीज़ बेकार हो गई, तो आप सोचो कि इसको हम दूसरे तरीके से कैसे उपयोग कर सकते हैं। जैसे मैंने बाल्टी वाला एग्जांपल आपको समझाया कि उसमें आप दोबारा से पेड़ पौधे लगा सकते हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आप लोग विचार जरूर करिएगा। अब आगे क्या बोला जा रहा है कि हमारे दैनिक जीवन में किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण न हो, सजीव सृष्टि को क्षति न पहुंचे, इसके लिए तथा हम सजीव सृष्टि के संवर्धन के लिए जितना संभव हो सके उतना प्रयास करेंगे। देखो बच्चों, अब आपको एक निश्चय करना है ना, एक संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेना है? कि हमारे दैनिक जीवन के किसी क्रियाकलाप द्वारा प्रदूषण ना हो, सजीव सृष्टि को कोई भी क्षति ना पहुंचे, मतलब जो भी हमारी प्रकृति है उसको कुछ भी नुकसान ना हो, इसके लिए हम क्या करेंगे? प्रयास करेंगे। तो ये निश्चय करते हो सभी लोग, आज से कर लो, ठीक है। अपने जानने भर में तो नहीं होने देंगे, अब अनजाने में हुआ तो वो अलग बात है, लेकिन हमारी जानकारी में है तो हम ऐसा कभी भी नहीं होने देंगे, है ना। अपनी जानते भर में किसी पेड़ को काटोगे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें जिसमें आप लोग अपना योगदान दे सकते हो, ठीक है बच्चों। तो अब हमें आगे क्या पढ़ना है? आगे अभी बहुत कुछ है, पर बिल्कुल भी आप लोग डरिएगा मत, हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, सब कुछ खत्म करेंगे, ठीक है। सोच रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि अरे इतने समय में एक पेज ही खत्म किया, पर कोई नहीं, हो जाएगा, आप चिंता मत करिए, ठीक है। चलिए अभी आगे चलते हैं बच्चों। इसमें क्या बोला जा रहा है? देखो, पर्यावरण संरक्षण के वैश्विक प्रयास, यानी पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए वैश्विक स्तर पे वैश्विक स्तर पे क्या होते हैं? प्रयास किए जाते हैं कि कैसे करके पर्यावरण को सुरक्षित किया जाए, इसका संतुलन बिगड़ने से बचाया जाए, ठीक है। तो प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनेक परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, कई सारी योजनाएं हैं जो चलाई जा रही हैं, जिसके कारण हमारी पृथ्वी, मतलब हमारी जो प्रकृति है वो सुरक्षित रह सके। विश्व के सभी लोगों में इन खतरों संबंधी जागरूकता लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार पानी तथा जमीन प्रदूषित न होने पाए, इस उद्देश्य से विश्व के सभी देश कानून बना रहे हैं, यानी सब लोग प्रयास कर रहे हैं। ऐसा ही नहीं कि बस आपसे ही बोला जा रहा है कि आप पर्यावरण को बचाइए, पर्यावरण को बचाइए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो विश्व के अलग अलग देश हैं वो लोग भी प्रयास कर रहे हैं, अलग अलग कानून बना रहे हैं, जिसकी मदद से क्या किया जाए, जो हमारी प्रकृति है उसको बचाया जाए, ठीक है।
क्योंकि प्रकृति बचेगी तभी हम भी बचेंगे, अगर वो खत्म तो हम भी खत्म। अगर पेड़ नहीं रहेंगे तो हमारा भी कोई अस्तित्व नहीं रहेगा, क्योंकि पेड़ जो ऑक्सीजन छोड़ते हैं उसी को हम ग्रहण करते हैं। समझ में आ रहा है आपको? हमारा जीवन किससे है? तो पेड़ों से ही है। इसीलिए पेड़ों को कभी भी मत काटो, समझे कि नहीं? और पीपल का पेड़ तो कभी भी मत काटना बच्चों, क्योंकि वो ऑक्सीजन हमको देता है ना, बहुत ही फायदेमंद होता है पीपल का पेड़। इसीलिए उसको, पीपल का ही नहीं, हर एक पेड़ फायदेमंद होता है, ठीक है। किसी भी पेड़ को हमें काटना बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हरे भरे पेड़ को नहीं काटना चाहिए, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। जैव विविधता बनाए रखने के प्रयास। अब देखो बच्चों, जैव विविधता जो है, यानी जो अलग अलग जीव हैं वो इस धरती पर रहें, यहाँ से वो खत्म ना हो, इसके लिए कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इनके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो पहली चीज, जैव विविधता वाले उद्यान, ठीक है। जैव विविधता मतलब अलग अलग जीव वहाँ पे रहेंगे वो उद्यान में। तो चलिए इसके बारे में हम समझ लेते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण तथा संवर्धन करने की दृष्टि से आरक्षित रखे गए क्षेत्र को जैव विविधता उद्यान कहते हैं। जैव विविधता उद्यान किसको कहते हैं बच्चों? तो जैव विविधता का संरक्षण करने के लिए, यानी जो जीव है उनका संरक्षण करने के लिए, उनका संवर्धन करने के लिए क्या किया जाता है? एक स्थान को, एक क्षेत्र को आरक्षित किया जाता है। तो ऐसे आरक्षित किए गए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? तो जैव विविधता वाले उद्यान कहते हैं, ठीक है। इसमें जैव विविधता का संरक्षण करने के साथ साथ उसका अध्ययन भी किया जाता है, मतलब इसमें जीवों का क्या किया जाता है, मतलब जीवों को रखा भी जाता है, उनका संरक्षण और संवर्धन भी किया जाता है, और साथ ही साथ उनका अध्ययन भी किया जाता है। जैव विविधता वाले उद्यान का अवलोकन करने वाले लोगों को वन विचरण का आनंद मिल सकता है। फलतः प्रकृति के प्रति आस्था भी बढ़ने लगती है। मतलब वहाँ पे, मतलब जो भी चीज़ें आप देखने के लिए जाओगे तो आपको एक आनंद मिलेगा ना कि अरे वाह, हम तो जंगल में क्या कर रहे हैं? विचरण कर रहे हैं, घूम रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अलग अलग जीव देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इससे क्या होता है? प्रकृति के प्रति आस्था बढ़ने लगती है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें क्या करना चाहिए? जीवों को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए, उनको बचाना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगला किसकी बात करेंगे? राष्ट्रीय उद्यान की। तो वन्य जीवों का संरक्षण एवं संवर्धन करने के उद्देश्य से कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं, उन्हें राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। राष्ट्रीय उद्यान किसे कहते हैं बच्चों? देखो, वन्य जीवों, जो वन के जीव हैं उनको संरक्षित करने के लिए, उनको उनका संवर्धन और उनका संरक्षण देने के लिए कुछ क्षेत्र क्या किए जाते हैं? आरक्षित किए जाते हैं। मतलब बोल दिया जाता है कि इस क्षेत्र, ये जो क्षेत्र है इसमें मानव नहीं रह सकते, बल्कि ये तो वन्य जीवों के लिए, ठीक है, वो लोग यहाँ पे रहेंगे। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, फिर ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। अब अभयारण्य की बात करेंगे। तो अभयारण्य क्या होता है बच्चों? देखो, विशिष्ट प्राणियों और वनस्पतियों के संरक्षण तथा संवर्धन के लिए वन क्षेत्रों को आरक्षित किया जाता है। यानी जो वन क्षेत्र होते हैं उनको आरक्षित किया जाता है अलग अलग प्रकार के प्राणियों और वनस्पतियों के लिए, यानी जो पेड़ पौधे होते हैं उनके लिए, ठीक है। तो ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? अभयारण्य कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि उदाहरण के लिए राधा नगरी अभयारण्य, ठीक है। यहाँ पे एक नाम भी दिया गया, उदाहरण भी दिया गया, राधा नगरी अभयारण्य का, ठीक है। अब चलिए बच्चों आगे चलते हैं। तो पृथ्वी पर वनस्पतियां नष्ट होने लगी हैं, फलस्वरूप प्राणियों की संख्या क्या हो रही है? कम हो रही है। अतः जैविक घटकों का संरक्षण तथा संवर्धन करना आवश्यक है। जंगलों की कटाई रोककर तथा वृक्षारोपण करके वनस्पतियों का संरक्षण करने से उन पर रहने वाले वन्य जीवों का रक्षण हो सकेगा। देखो बच्चों, यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताई गई है कि जैसे जैसे वनस्पतियां कम हो रही हैं वैसे वैसे जो प्राणी है वो भी कम हो रहे हैं, क्योंकि ये सब वनस्पतियों पे ही निर्भर होते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे अभी हमने ऊपर देखा था ना, टिड्डा नहीं तो चिड़िया नहीं, और अगर घास नहीं तो टिड्डा नहीं, समझ में आया? तो ये कैसे घास के ऊपर डिपेंड है ना, वो वनस्पतियों के ऊपर डिपेंड है, बराबर। तो वनस्पतियों को अगर हम क्या करें, उनको बचाएं, तो ये जो जीव है, अलग अलग प्रकार के जो जीव हैं, इनका भी संरक्षण हो पाएगा, क्योंकि ये लोग उनके ऊपर ही निर्भर रहते हैं। समझ में आ रहा है आपको? इसीलिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए। जैसे वृक्ष लगाएंगे तो चिड़िया जो है वो वृक्षों के ऊपर अपना घोंसला बनाती है ना, तो चिड़ियाएं भी बच सकेंगी। अगर आप पेड़ काट दोगे, पेड़ काट दिया आपने, तो उसके ऊपर जितने भी घोंसले हैं सब के सब क्या हो जाएंगे? जो चिड़िया ने घोंसले बनाए हैं वो तो नीचे गिर जाएंगे। तो अब बेचारी चिड़िया रहेगी कहाँ पे? तो वो बताइए जाएगी कहाँ पे? सोचिए कहाँ पे जाएगी? तो वो धीरे धीरे करके ऐसे करके करते 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 क्या हो जाएंगे? ये सभी एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना चाहिए? वृक्ष लगाना चाहिए, ताकि ये जो सभी जीव हैं अलग अलग प्रकार के, वो भी जीवित रह सके। ठीक है बच्चों, चलिए अभी आगे चलते हैं।
आगे क्या बोला जा रहा है कि महाराष्ट्र के सतारा जिले में चांद नामक नदी पर अंग्रेजों के शासनकाल में बनाए गए बांध द्वारा मायनी नामक एक झील तैयार हुई। उत्तरी एशिया के साइबेरिया प्रदेश से हंसावर पक्षी प्रवास करके इस झील में आते हैं और वहां घोंसले बनाकर अंडे देते हैं। बच्चे बड़े होने पर वे उनके साथ स्वदेश लौट जाते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, महाराष्ट्र का जो सतारा जिला है उसमें ना एक चांद नामक नदी है, ठीक है, जहाँ पर अंग्रेजों का जब शासनकाल था, जब हमारे ऊपर अंग्रेज शासन कर रहे थे, तो उस टाइम पे एक बांध बनाया गया था, ठीक है। तो उसकी वजह से एक झील तैयार हुई जिसका नाम क्या है, मायनी, ठीक है। तो ये बातें आप ध्यान में रखिएगा। उत्तरी एशिया के जो साइबेरिया प्रदेश है वहाँ से हंसावर यानी कि फ्लेमिंगो, ठीक है, जो फ्लेमिंगो पक्षी होते हैं वो प्रवास करके इस झील में आते हैं, ठीक है। प्रवास करने के बाद वो इस झील में आते हैं और वहाँ पर घोंसले बना करके क्या करते हैं, अंडे देते हैं। फिर जब इनके बच्चे बड़े हो जाते हैं तब ये अपने स्वदेश लौट जाते हैं, मतलब जहाँ से भी ये आए रहते हैं वहाँ पर वो चले जाते हैं। पिछले कुछ समय से झील में पानी कम होने के कारण इनका आना बंद हो गया है। अब सुनिएगा ध्यान से, ये लोग तो अभी हमेशा आते हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों से क्या हुआ है, इस झील में पानी जो है ना वो खत्म हो चुका है, ठीक है, कम हो चुका है। इसके कारण अब इनका आना बंद हो गया है, क्योंकि ये किसके लिए आते थे, तो पानी की वजह से ही आते थे। अब पानी खत्म तो इनका भी आना क्या हो चुका है, बंद हो चुका है, ठीक है। स्थानीय लोगों द्वारा मांग करने पर इस झील को पक्षियों के अभयारण्य के रूप में घोषित किया गया है। और जब वहाँ के स्थानीय लोगों ने ऐसी प्रार्थना की, ठीक है, मांग की कि ये जो मतलब ये जो जगह है, ये जो झील है, उसको पक्षियों के अभयारण्य के रूप में घोषित किया जाए, तो उसको उस रूप में घोषित कर दिया गया है। मतलब वहाँ पे हम अपने क्रियाकलाप नहीं कर सकते, बल्कि वो बस पक्षियों के लिए ही ऐसा घोषित कर दिया है कि वहाँ पे वही लोग आ सकते हैं, ठीक है। समझ में आया आपको? देखो यहाँ पे कैसे फ्लेमिंगो पक्षी और उनके घोंसले दिखाई दे रहे हैं आपको, फ्लेमिंगो पंछी, और ये देखो उनके घोंसले, उनके अंडे भी दिखाई दे रहे हैं, समझे। अब कितना है ये, बस अभी ख़त्म होने वाला है, थोड़ा सा ही है, बस आज तो इसको ख़त्म कर ही लेंगे। तो अभी देखो बच्चों, ये तो हमने सतारा जिले वाला देखा। अभी आगे देखिएगा, सोलापुर जिले में नन्नज नामक स्थान पर सोहन चिड़िया का अभयारण्य है। और सोलापुर के जिले में, मतलब सोलापुर जिले में एक स्थान है नन्नज, वहाँ पर सोहन चिड़िया, देखो बच्चों ये है सोहन चिड़िया, ठीक है। तो सोहन चिड़िया का क्या है, अभयारण्य है, मतलब वहाँ पे वो लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो यह बड़ा वजनदार पक्षी तथा अपनी शानदार चाल के लिए प्रसिद्ध है। और ये जो पंछी होता है ये बड़ा वजनदार होता है और इसकी चाल बड़ी अच्छी होती है, बड़ी सुंदर होती है, इसके कारण ये क्या है, प्रसिद्ध है, ठीक है। घास वाले क्षेत्रों के बंजर स्थान पर अधिवास करने वाले ये पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं। और ये जो पंछी होते हैं ये क्या खाते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं। और मांस तथा अंडों के लिए इनका शिकार किए जाने के कारण जो इनकी संख्या है वो कम होती जा रही है। यानी लोग क्या कर रहे हैं, इनके मांस और अंडों के लिए इनका शिकार करते हैं, जिसके कारण इनकी जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन घटती ही जा रही है। और महाराष्ट्र सरकार ने बड़ा ही अच्छा काम किया है, उन्होंने नान्नज क्षेत्र को इनके अभयारण्य के रूप में घोषित कर दिया है, आरक्षित कर दिया है कि ये क्या होगा, सोहन चिड़िया का अभयारण्य होगा, मतलब वो लोग यहाँ पे आकर के रह सकते हैं, ठीक है। और इस बंजर क्षेत्र में हिरन भी पाए जाते हैं, ओके। यहाँ पे देखो बच्चों, मादा सोहन चिड़िया और ये देखो, और यहाँ पे हिरन भी देखो एक ही साथ इसमें रह रहे हैं। अब आगे देखते हैं बच्चों, आगे क्या बोला जा रहा है कि पुणे अहमदनगर मार्ग पर पुणे से 50 किलोमीटर दूरी पर मोराची चिंचोली नामक गांव मोरों के लिए प्रसिद्ध है। और एक गांव की यहाँ पे बात की जा रही है जो ना पुणे अहमदनगर का जो मार्ग है वहाँ से 50 किलोमीटर की दूरी पर है, मोराची चिंचोली नामक गाँव, ठीक है। तो वो किसके लिए प्रसिद्ध है, वो मोरों के लिए प्रसिद्ध है। मोर पता है ना आपको वो, ठीक है, ये रहा मोर, है ना। यहाँ लगभग 2500 मोर है। और मोर कितने हैं यहाँ पर, 2500, ओके। यहाँ प्राचीन काल से ही लगाए गए इमली के वृक्ष पाए जाते हैं तथा वृक्ष की देखभाल की जाने से वहाँ का पर्यावरण पक्षियों के लिए अनुकूल है। इस गांव में मोरों को अभयदान मिला हुआ है। देखो बच्चों, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पर पहले से इमली के पेड़ लगाए गए हैं और उन पेड़ों की रखवाली करने के कारण, मतलब उनकी देखभाल की जाती है, जिसके कारण वो भी एकदम अच्छे से बने हुए हैं। वहाँ पर पर्यावरण भी बहुत अच्छा है, मोरों के लिए, मतलब पक्षियों के लिए अनुकूल है, ठीक है। तो यहाँ पे पंछी एकदम हंसी खुशी से रह सकते हैं, उनको कोई भी नुकसान पहुँचाने वाला नहीं है, क्योंकि इस गांव में मोरों को अभयदान मिला हुआ है। अभयदान का मतलब क्या, कोई भी उनको परेशान नहीं कर सकता, वो लोग अपने
अच्छे से रह सकते हैं मोर लोग इस गांव में। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे किसकी बच्चों, देव वन एक वरदान। ठीक है, तो अब आगे देखो इसमें क्या बोला जा रहा है कि भारतीय संस्कृति में वनों के संरक्षण की कल्पना अत्यंत प्राचीन काल से की गई है। मतलब क्या, देखो बच्चों, हमारी जो भारतीय संस्कृति है उसमें पहले से ये बोला जाता है, प्राचीन काल से ही बोला जाता है कि वनों को हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षित रखना चाहिए, उनको कटने से बचाना चाहिए। ठीक है, तो वही यहाँ पे बोला गया है कि भारतीय संस्कृति में वनों के संरक्षण की कल्पना अत्यंत प्राचीन काल से की गई है। मतलब ये नई अभी चालू नहीं हुई कि हमें वनों को संरक्षित करना चाहिए, उनका संरक्षण करना चाहिए, ये पहले से ही बोली गई है। देववन उसका एक उदाहरण है और देववन उसका ही एक उदाहरण है। देववन का अर्थ क्या होता है बच्चों, देवताओं के लिए आरक्षित जंगल, और ऐसी भावना के कारण देववन का एक भी वृक्ष वहाँ के लोगों या अन्य लोगों द्वारा काटा नहीं जाता। जो देववन होता है, ठीक है, उसका नाम ही है देववन, यानी कि देवताओं के लिए आरक्षित वन। ठीक है, जहाँ पे देवता लोग रहते हैं, आप ऐसे समझो। ठीक है, देववन। तो जो देववन होता है उसके एक भी जो पौधे हैं या फिर वहाँ के जो भी प्राणी हैं उनको कोई भी नुकसान नहीं पहुँचा सकता, और वहाँ के जो लोग हैं वो उसमें से वृक्ष को भी नहीं काट सकते हैं। यही कारण है कि देववन के वृक्ष आज भी सुरक्षित हैं, और यही एक कारण है कि देववन के जो पेड़ हैं आज भी सुरक्षित है, क्योंकि देववन है वो, तो उसको कोई काट नहीं सकता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको, उनके पेड़ों को कोई नहीं काट सकता ना। तो वो महाराष्ट्र में अनेक देववन हैं और महाराष्ट्र में कई सारे देववन हैं। मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले देववन को शरणवन नाम से जाना जाता है, और मध्य प्रदेश में पाए जाने वाले जो देववन होते हैं उनको शरणवन नाम से जाना जाता है। यहाँ पर वनस्पतियों को ही नहीं प्राणियों को भी अभयदान दिया गया है, और यहाँ पर केवल वनस्पतियों को ही नहीं बल्कि जो प्राणी है उनको भी अभयदान मिला हुआ है। यानी पेड़ तो पेड़ है, उनको नहीं कोई काट सकता, लेकिन पक्षियों का भी कोई शिकार नहीं कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि ये देववन या फिर शरणवन प्राचीन काल के अभयारण्य ही है। मतलब जो अभी देववन नाम से जाने जा रहे हैं, शरणवन नाम से जाने जा रहे हैं, ये प्राचीन काल के ही अभयारण्य हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे देववन। तो फाइनली आपका ये जो पार्ट है पर्यावरण और हम, यहाँ पे पूरा होता है बच्चों। हमने बहुत सारी नई चीज़ें सीखी, पर्यावरण के बारे में जाना, उसके बाद हमने ये पंक्षियों के बारे में भी बहुत कुछ जाना। ठीक है, वनों के बारे में जाना। तो इस पूरे पार्ट का उद्देश्य क्या था, आपको पर्यावरण के बारे में बताना कि हमें क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम अपने पर्यावरण को दूषित ना करें, उसको प्रदूषित होने से बचाने का प्रयास करें, पेड़ लगाएं, पक्षियों को नुकसान ना पहुंचाएं, जो भी प्राणी लोग हैं, ठीक है, उनका फालतू में कोई शिकार ना करें, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा वो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि पर्यावरण के जैविक तथा अजैविक घटकों में परस्पर संबंध होता है। ये सभी एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के प्राणी, वनस्पतियों और सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। हजारों वर्षों से वातावरण के गैसीय चक्रों, पर्यावरण के जल चक्र और आहार श्रृंखला में परस्पर संतुलन बनाए रखा गया है ना। अगर संतुलन बिगड़ा तो हम सब भी खत्म हो जाएंगे, क्योंकि हम भी तो प्रकृति में ही आते हैं ना। फिर जल प्रदूषण यानी कि पानी के प्रदूषण के कारण जल में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों तथा जलचरों को खतरा उत्पन्न होता है। यानी अगर जल प्रदूषित होगा तो उसमें रहने वाले जो जीव हैं, पेड़ पौधे हैं, वो सभी भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, उनके ऊपर भी तो खतरा मंडरा रहा है ना। और फिर हमने क्या पढ़ा था कि मानवीय अतिक्रमण के कारण पर्यावरणीय संतुलन में होने वाले बिगाड़ को हमें ही रोकना चाहिए। और लास्ट चीज हमने क्या सीखी थी कि वनस्पतियों तथा प्राणियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए जैव विविधता उद्यानों, राष्ट्रीय उद्यानों, अभयारण्यों, देववनों का निर्माण किया गया है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे आपका ये जो पार्ट है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है, और जो इसका स्वाध्याय है ये भी मैं जल्द से जल्द कराने की कोशिश करूँगी। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको इसका स्वाध्याय भी चाहिए तो वो भी कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।